तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगर 2-3 महीने बाद अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो कहाँ करूँ? तो मैंने एक फ्लैट परचेज़ किया था 2013 में ओके। आम्रपाली से, और मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को 4 साल में पोजीशन दे देगा। दूसरा ब्लंडर मैंने किया था, मैंने बिटकॉइन लिया था। सर मैंने ड्रीम 11 पे भी बहुत पैसा बर्बाद किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मनी मिस्टेक्स। आज हमारे साथ हैं सचिन शर्मा। ये 33 ईयर के हैं, नोएडा में रहते हैं, एनालिटिक्स में जॉब करते हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन सचिन से ही सुन लेते हैं। सचिन, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। माय नेम इज सचिन शर्मा, मेरी एज 33 ईयर्स है। मैं एनालिटिक्स में जॉब करता हूँ। मेरा क्लोज टू 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आई एम बेसिकली फ्रॉम कानपुर बट स्टेइंग इन नोएडा। तो अभी आप नोएडा रहते हैं, Yes. फैमिली के साथ रहते हैं या आप अकेले रहते मैं फैमिली के साथ रहता हैं? हूँ। फैमिली के साथ रहते हैं। मेरी बीवी और मेरा 2 साल का एक बच्चा है। तो सचिन, सिंस आपने बताया जैसे कि आप एनालिटिक्स में, हमारी ऑडियंस के लिए बता दीजिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो एनालिटिक्स में आना चाहते हैं, जो एस्पायरिंग एनालिटिक्स प्रोफेशनल हैं, उनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा जो वो एनालिटिक्स में जॉब जिनसे उनको मिल सके। ओके, सो एक तो ऑप्शन है, आपको कॉलेज के थ्रू डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाता है। मल्टीपल कंपनीज आती हैं आपके कैंपस में, तो उसके थ्रू मिल पाता है। और दूसरा होता है कि आप कोई कॉलेज का कोई कोर्स करा, उसके बाद आपने कोई बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से आप कोर्स भी कर सकते हैं। देन यू कैन लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड लाइक मशीन लर्निंग, एंड देन यू कैन ईजिली गो टू मशीन लर्निंग एंड ये एनालिटिक्स फील्ड। तो बेसिकली प्री रिक्विजिट एनालिटिक्स में जाने के लिए मशीन लर्निंग और पाइथन आना जरूरी है, इज व्हाट यू आर सेइंग। करेक्ट। ठीक है। तो फॉर ऑल द एस्पायरिंग एनालिटिक प्रोफेशनल जो भी एनालिटिक्स में आना चाहते हैं, तो जैसे सचिन ने बताया है कि उनके लिए प्री रिक्विजिट मशीन लर्निंग से रिलेटेड या कोई पाइथन से रिलेटेड कोर्स करना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सचिन, हमारी ऑडियंस को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। बाकी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट। जैसे आपको पता है, हम आपके पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में समझेंगे, उसके बेसिस पे जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन या कुछ सजेस्ट कर पाएंगे हम आपको सजेस्ट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम अपना पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका इनकम का। क्या आप हमें हमारी ऑडियंस के लिए अपनी इनकम बता सकते हैं? मोटा मोटा मेरा पर मंथ इन हैंड एक 30 से 35 तक आ जाता है। 1.35 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, थोड़ा सा एक्सपेंसेस के बारे में मुझे बता दीजिए। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो मेरा जैसे होम लोन है वो 55K के अराउंड है। होम लोन है। मेरा घर का एक्सपेंस है वो है 20K के अराउंड। मेरा बेबी का एक्सपेंस है 20K के अराउंड, विच इंक्लूड डाइपर एंड ऑल दोस स्टफ। एंड मेरा फ्यूल का एक्सपेंस है 5000 के अराउंड। एंड मेरा जो इंश्योरेंस है उसका पर मंथ का एक्सपेंसेस है 10K के अराउंड। शॉपिंग एंड डिनर एंड गोइंग आउट उसका मेरा एक्सपेंस है 15 to 20K के अराउंड। होम लोन आपका 55K है। तो ये जो घर है आपका खुद का है, आपने लोन पे लिया हुआ है? हाँ जी, लोन पे लिया हुआ है। खुद का है बट लोन पे लिया हुआ है। लोन पे लिया हुआ, तो उसका डाउन पेमेंट आपने कुछ किया होगा, बाकी की आपकी ईएमआई चल रही है। अभी तक कर्जे में चल रहा हूँ। तो सचिन, आपने जैसे बताया कि आपका टोटल जो एक्सपेंस है वो 1,30,000 रुपीज का है, जिसमें 10,000 रुपीज आपने इंश्योरेंस का बताया। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे हमारी ऑडियंस के लिए कि आपने कौन कौन से इंश्योरेंसेज ले रखे हैं और कितना कितना प्रीमियम जाता है उनका? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। ऑल्दो हमारा कॉर्पोरेट्स में जॉब करने वालों का कंपनी से इंश्योरेंस होता है, बट आई वुड एडवाइस कि लोगों को अलग से भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे मैंने एक मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है 50 लाख का, विच इंक्लूड्स माई बेबी, माई वाइफ, एंड अप्रॉक्स उसकी 34 to 35 EMI जाती है पर ईयर। एंड देन मैंने अपनी मदर का 20 लाख का ले रखा है, उनकी EMI 36 जाती है। एंड देन मैंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है विच कॉस्ट मी 19K, और वो 1 करोड़ का कवर है देता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं उनको कंपनी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उनको अपना अलग से भी एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। यार, इस चीज में सचिन मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने जो इंश्योरेंसेज ले रखे हैं वो एक बहुत सफिशिएंट अमाउंट के ले रखे हैं, और जो आप सजेस्ट भी कर रहे हैं ऑडियंस को, दिस इज अ वैलिड पॉइंट। मेरे को बहुत खुशी हुई है देख के कि लोग इस चीज के बारे में एडुकेटेड हैं, वो समझते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की कितनी वैल्यू है। तो यार, इस चीज में मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपको कि आपने अपने लिए भी ले रखा और अपनी मदर के लिए भी ले रखा है मेडिकल इंश्योरेंस। और 50 लाख का मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत सफिशिएंट अमाउंट का मेडिकल इंश्योरेंस है, जो कि आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर देगा। तो इस चीज में मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि आपने 1 करोड़ रुपीज का टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है पूरी फैमिली के लिए, तो मैं उस चीज में सजेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा टर्म
टर्म इंश्योरेंस के अमाउंट को थोड़ा सा कवर को बढ़ा ले, क्योंकि सिंस आपने जैसे बताया आप सिंगल ब्रेड अर्नर है फैमिली में, आइडियली सजेस्ट किया गया है जो सिंगल ब्रेड अर्नर है उसके केस में ये कहा गया है कि आपकी एनुअल सैलरी का 10x to 20x आपका टर्म इंश्योरेंस का कवर होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस तो मिनिमम लेना ही लेना चाहिए। प्लस जैसे आपने बताया कि 55,000 की आपकी होम लोन की EMI भी चल रही है, तो आई एम अज्यूमिंग क्लोज टू 60 लाख रुपीस का आपका लोन भी होगा। जब टर्म इंश्योरेंस आपका बढ़ जाएगा तो ये वाला रिस्क भी आपका कवर हो जाएगा। मैंने होम लोन के अगेंस्ट भी एक इंश्योरेंस ले रखा है जिसको होम लोन इंश्योरेंस बोलते हैं, तो वो होम लोन इंश्योरेंस भी मेरा कवर्ड है, विच इज वेरी गुड। ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, कम से कम आप उस साइड पे सिक्योर हैं थोड़े से। अगर मैं आपके पूरे एक्सपेंसेस की बात करूं तो क्लोज टू जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो पूरा आपका मंथली एक्सपेंस है। आपके पास बिल्कुल बफर नहीं बचता है कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए। तो कुछ आपने सोचा कभी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का, या किस तरीके से प्लान करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें। तो पहले मैं इन्वेस्टमेंट करता था, मैं SIPs लगाता था, बट जब मैंने घर खरीदा तो मेरे को फंड्स की जरूरत पड़ी, तो मैंने वो SIP ब्रेक करा दी थी। अब मेरे पास कोई स्कोप नहीं बचता है, बट मेरी वाइफ जो है वो पहले वर्क करती थी, योगा ट्रेनर थी, सो शी यूज्ड टू अर्न, बट नाउ शी विल रिज्यूम हर करियर। तो अभी 2-3 महीने में हमारा फिर से थोड़ा इनकम इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगर 2-3 महीने बाद अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो कहाँ करूँ? तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी इनकम आपकी एडिशनल आती है उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। मंथली इन हैंड सैलरी का मिनिमम 10% आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। जैसे जैसे इवेंचुअली आपकी इनकम बढ़ती जाती है, अभी फोकस इस चीज पे करें कि आप उसको इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अभी आपका बच्चा छोटा है, फिर टाइम के साथ जब बड़ा होगा तो आपके एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे, उसकी एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो आपको वो पैसा चाहिए होगा। प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो जो भी सैलरी बढ़े उसे आप इन्वेस्ट करने पे फोकस करें, रादर अपनी एक्सपेंसेस बढ़ाने पे। तो एक्सपेंसेस कम बढ़ाइएगा, अपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ाइएगा। सेकंड, कोई बोनसेस वगैरह मिलते हैं अभी आपको? हाँ, कंपनी में हमें बोनसेस मिलते हैं, तो अच्छा। हमारा मार्च एंड में हमें बोनस मिलता है। तो जो भी आपको बोनस मिलता है उसे आप अपने होम लोन को पे ऑफ करने में फोकस करें। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होगा, तो आप वहां से भी बेनिफिट मिल सकता है आपको। सचिन, हमने आपकी अर्निंग्स के बारे में बात कर ली, आपके एक्सपेंसेस के बारे में बात कर ली, आपके इंश्योरेंसेस के बारे में बात कर ली, जो कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज किए हुए हैं। अब हम अपने पॉडकास्ट के नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, जिसमें मैं जानना चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो 5-10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन में, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हाँ जी, तो मेरा जो गोल है, मेरे को 50 ईयर्स तक रिटायरमेंट लेना है, और उसके लिए मेरे को कम से कम 5 CR मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो आपने बताया कि अभी आप 33 के हैं और आपको 50 ईयर्स की एज में रिटायर होना है, मतलब आपके पास 17 ईयर्स है इनकम अर्न करने के लिए। रिटायरमेंट के लिए एक फाइनेंशियल रूल होता है जिसके हिसाब से जो कि आपकी एनुअल इनकम है उसका 25x अगर आपके पास कॉर्पस है तो आप रिटायर हो सकते हैं। मतलब सेम जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस अभी हैं, इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, लेट्स से अभी 1 लाख रुपीस पर मंथ है, उस टाइम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 2 लाख 2.5 लाख रुपीस जो भी आपका होगा वो आप उस कॉर्पस से आराम से मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपके केस में आपका मंथली इन्वेस्टमेंट क्लोज टू 1.35 है, विच कम्स आउट टू बी क्लोज टू 16 और 17 लाख रुपीस एनुअली। तो अगर आपका फायर नंबर निकाला जाए, आपका जो एनुअल एक्सपेंस है वो क्लोज टू 16 लाख रुपीस है, तो फायर नंबर अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीस आता है। मेरे हिसाब से जिस दिन आपके पास 4 करोड़ का कॉर्पस होगा, यू आर गुड फॉर द रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन जैसे आपने कहा 5 करोड़ रुपए का आपका कॉर्पस चाहिए आपको एट द एज ऑफ 50, तो मेरे ख्याल से आपको अगर आप 40,000 रुपीस पर मंथ की SIP कर पाते हैं फॉर नेक्स्ट 17 ईयर्स और उसको हर साल 10% से स्टेप अप करा पाते हैं, अज्यूमिंग कि आपको 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो आप आराम से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपकी सैलरी में बिल्कुल बफर नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो अभी आपका फोकस फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स ये होना चाहिए कि आपको ये 35-40,000 रुपीस की SIP के लिए अपनी एडिशनल इनकम करनी है। जैसे आपने बताया आपकी वाइफ अर्न करना स्टार्ट करेगी, या आपकी एनुअल इंक्रीमेंट होता है, या आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको इस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा जिससे आप अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपए पर मंथ SIP करा सके। और वही अगर आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड्स चूज कर पाए, रिसर्च करके चूज कर पाए जो आपको 15% तक रिटर्न देते हैं, यही गोल आप 30,000 रुपीस पर मंथ में अचीव कर सकते हैं। तो सचिन, अपने पॉडकास्ट के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मनी मिस्टेक्स। मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई ऐसा फाइनेंशियल ब्लंडर या कोई ऐसी मनी मिस्टेक आपने लाइफ में अपनी करी है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक है ब्लंडर, मैं अपनी ब्लंडर नहीं बोलूंगा, मैं बिल्डर की ब्लंडर थी। तो मैंने एक फ्लैट परचेज किया था 2013 में आम्रपाली से, और मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को 4 साल में पोजीशन दे देगा, बट 10 साल हो गए अभी तो बना ही नहीं है। तो
अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कब हाँ। बनेगा। ऑल्दो हमने वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में और डिफरेंट कोर्ट में केस डाला है काफ़ी लोगों ने मिलके, तो हमारे फेवर में फैसला आया है। और वहाँ पे एनबीसीसी करके एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपने नाम सुना होगा, तो वो फ्लैट बना रही है वहाँ पे। बट मैंने अपना फ्लैट को रिफंड के लिए डाल दिया है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक फ्लैट परचेज कर लिया था। तो लुकिंग एट माई इनकम आई कैन नॉट अफोर्ड टू EMIs, सो मैंने वो रिफंड के लिए डाला है। अगर किसी का फ्लैट, अगर मैं ऑडियंस को बोलूँगा, अगर किसी का फ्लैट अगर फंसा हुआ है तो वो अपना रिफंड के लिए डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पे केस डाल के और बायर के फेवर में फैसला आ सकता है। तो अपने ऑडियंस को बोलूँगा कि अगर आप फ्लैट परचेज करते हो तो आप बेटर गो फॉर रेडी टू मूव। अगर कोई आपको बोलता है कि अगर आपको 1 साल में मिल जाएगा या 2 साल में मिल जाएगा या 2 महीने में मिल जाएगा, आई वुड से आप पैसे दो, आप चाबी लो, खत्म बात। यार ये आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड आई एम श्योर नोएडा, दिल्ली NCR में रहने वाले ये बहुत सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने अपार्टमेंट बुक कराया है लेकिन उनको पोजीशन कभी नहीं मिल पाया है। सर 2 लाख लोग फंसे हुए हैं आम्रपाली में, 2 से 3 लाख लोग, तो अक्रॉस, वो मैं नोएडा का बता रहा हूँ, हो सकता है कोई जयपुर, कोई लखनऊ, कोई कानपुर, कहीं कहीं लोकेशन सारा फंसे होंगे। तो आपने जो अमाउंट दिया हुआ था वो पूरा अमाउंट आपने पे ऑफ किया हुआ था या कुछ ऐसा सर्टेन मिनिमम लिमिटेड अमाउंट? मैंने फ्लैट की कॉस्ट ली थी, मैंने उनको 50% दे चुका था। अब बट मेरे को जो रिफंड मिलेगा, आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे प्रिंसिपल मिलेगा या मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्या मिलेगा, आई हैव नो आइडिया, बट आई हैव अप्लाइड फॉर रिफंड और उसका जो अभी डिसीजन है वो आने वाला है। और कब तक लगता है आपको आपका पैसा मिल जाएगा? अभी तो एज पर NBCC शेड्यूल उन्होंने बोला है कि हम 1-2 साल लेंगे फ्लैट बनाने में। वंस सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो जाएंगे तब हमें वो अपना रिफंड का पैसा देंगे। उनके फ्लैट्स NBCC जब फ्लैट्स बना देगा वो बिक जाएंगे, उसके बाद आपका पैसा रिफंड मिलेगा, तो उसमें भी 1.5-2 साल लग जाएगा। तो यार फिर जो भी पैसा रिफंड आएगा तो आई सजेस्ट कि अपना जो होम लोन चल रहा है उसको पे ऑफ करने में आप करना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा ब्लेंडर मैंने किया था, मैंने बिटकॉइन लिया था। बिटकॉइन लिया था, तो हम लोग फ्रेंड्स लोग बातें करते थे कि भाई सबके पास 10-10 बिटकॉइन होंगे, 20-20 लाख के बिकेंगे। तो बिटकॉइन तो पैसा डूब ही गया हमारा सब। तो अब तो कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे आपने? मैंने 1 लाख रुपए उसमें डुबा चुका हूँ। तो वो सारा पैसा ही चला ही गया मेरा, बिटकॉइन का पैसा। ये भी आई एम श्योर इसमें भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी जो बिटकॉइन में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा और पैसा लूज किया होगा। आई एम श्योर ये भी ऑडियंस बहुत कनेक्ट करने वाली है बिटकॉइन से रिलेटेड जो आपका इन्वेस्टमेंट ब्लेंडर। सर मैंने ड्रीम 11 पे भी बहुत पैसा बर्बाद किया है। सर आपने तो फिर बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लेंडर्स किए। ड्रीम 11 वाला बताइए थोड़ा सा हमारी ऑडियंस। ड्रीम 11 में क्या होता है सर, अगर आपको पता हो या अगर आपने कभी ट्राई करा हो, तो एक ऐप है, तो अगर आप उसमें 50 रुपीज लगाते हो तो आपको वो 1 करोड़ का, अगर आप फर्स्ट पे आ जाते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो वहाँ पे मतलब करोड़ ऑफ लोग, 2-3 करोड़ लोग खेल रहे होते हैं एक साथ। तो मेरे हमेशा दिमाग में चलता रहता है, मैं डेली एक टीम बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ, कि जिस दिन मैं जीत गया मैं अपना लोन पे ऑफ कर दूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी टीम जल्दी बने और आप फर्स्ट पे आए, आपको 1 करोड़ रुपए मिले, होम लोन का अमाउंट पे ऑफ कर सके। थैंक यू सो मच सचिन हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपने शेयर करे और बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए। मैं अपने ऑडियंस से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम आपके पास आएं आपके पर्सनल फाइनेंस डिस्कस करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसे जाइए भरिए, हमारी टीम का कोई बंदा आपको जरूर रीच आउट करेगा। थैंक यू सो मच।